हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। लेखपाल की सुपर 25 सीरीज में मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, यह आज हम सभी लोग ग्रामीण परिवेश के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आपके बीच उपस्थित हुए। फ्रेंड, यह वो प्रश्न हो सकते हैं जो कि आपकी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। फ्रेंड, इसलिए ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग स्वयं जुड़ेंगे और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा स्लोगन है कि अब की बार एक सीट हमार। इसी परिप्रेक्ष्य में लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश की महत्वपूर्ण कक्षाएं आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश द्वारा मिलती रहेंगी और आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए फ्रेंड, क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि सामाजिक संरचना को, जी हाँ फ्रेंड, सामाजिक संरचना कितने प्रकार की होती है? हमारे ऑप्शन है 5, 6, 7, 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। सामाजिक संरचना के प्रकार के बारे में आपसे पूछा गया है। फटाफट सभी साथी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना शुरू कर दें कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। जल्दी आंसर कमेंट करिएगा। सामाजिक संरचना के प्रकार के बारे में आपसे पूछा गया है, फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए यह बता देता हूं कि लेखपाल की जो प्रैक्टिस सेट है यह निर्धारित समय लगभग 7 o'clock पर आपको प्रैक्टिस सेट जो है ये मिलेंगी। तो प्रतिदिन आप सभी लोग टाइम से ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़ेगा और जिन्होंने अभी तक ई लर्निंग विद दुर्गेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी लोग ई लर्निंग विद दुर्गेश को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के बटन को जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो संबंधित सारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएं। तो चलिए फ्रेंड, आते हैं क्वेश्चन पर। जो इसका सही जवाब है वह है विकल्प नंबर डी। सामाजिक संरचना के 4 महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। भूमि या उपज पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इस पर स्टार लगा के रखिएगा कि भूमि या उपज पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं। कुछ इसी तरीके के प्रश्न हमें पेपर में भी देखने को मिलेंगे, इसलिए ऐसे प्रश्नों पर मैं स्टार लगाऊंगा। फ्रेंड, पेन और कॉपी लेकर को बैठिएगा और ऐसे प्रश्नों को नोट डाउन जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन की तरफ। पहला स्थानीय कर, दूसरा है मालगुजारी, तीसरा है खाद्य और चौथा है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। भूमि या उपज पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप मेरे सभी साथी इसका जवाब बिल्कुल सही देंगे। जी हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आंसर आने लगभग प्रारंभ हो गए हैं। मालगुजारी द राइट आंसर। मालगुजारी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सिंपल और सही जवाब है। यह भूमि और उपज पर लगने वाले जो कर को हम क्या मालगुजारी के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। जिन प्रश्नों पर मैं स्टार लगाऊं उन प्रश्नों को आप निश्चित तौर से कॉपी और पेन में नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। बढ़ेंगे आगे फ्रेंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सिंपल, काफ़ी परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड। इस पर भी मैं स्टार लगाऊंगा, इसको भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। जिन साथियों को ये आता होगा वो सही है, जिनको नहीं आता वो जरूर नोट डाउन करेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं में संवैधानिक दर्जा किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्राप्त हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। जी हाँ, पंचायती राज, सर्वप्रथम पंचायती राज की बात हुई है फ्रेंड। तो पंचायती राज संबंधित संविधान संशोधन आपको निश्चित तौर पे याद होने चाहिए। तो 73वां संविधान संशोधन जो आपका ग्राम पंचायत संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन आपका पंचायती राज से संबंधित है। 1992 में ये दोनों संशोधन आपके हुए थे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन 1992 में। एक क्वेश्चन इसी तहत और आप लोग तैयार करिएगा कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज में ग्रामीण परिवेश, मतलब ग्रामीण को जोड़ा गया था, मतलब ग्राम परिवेश के संबंध में जोड़ा गया था, जिसमें कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए थे। और 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत के संदर्भ में जोड़ा गया था, जिसमें कार्य करने के लिए 18 विषय। जी हाँ, विषय याद रखिए फ्रेंड, हो सकता है आपसे पूछा जा सके। 29 विषय ग्रामीण के लिए और 18 विषय आपके नगर निगम के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो पूछा जा रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। पीवी नरसिंहा राव, जी हाँ, विकल्प नंबर बी जिन्होंने कमेंट किया उन सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं कि पीवी नरसिंहा राव समिति के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना या 5वीं पंचवर्षीय योजना? फ्रेंड, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड। पंचवर्षीय योजना को आप सभी साथी एक बार निश्चित तौर पे देख लीजिएगा। पहले प्रश्न का प्रारंभ हुई, उसका लक्ष्य क्या था, किस देश से प्रेरित था, ये सारी बातें आप मोटे तौर से पंचायती राज व्यवस्था को बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। पंचवर्षीय योजना जो आयोग है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सबको एक एक करके आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन को, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाया गया? इसका जो सही जवाब फ्रेंड वह है विकल्प नंबर डी,
5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था। इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी विकल्प नंबर डी कमेंट किया है उन सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही है। अगला फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर स्टार लगाइएगा। इंदिरा आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? जी हाँ फ्रेंड, जितने भी योजना वाले क्वेश्चन है फ्रेंड उसको कॉपी में आप योजना एक हेडिंग बनाकर उन्हीं में सारी योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से नोट करते जाएंगे। फ्रेंड आप यकीन मानिएगा कि जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे आप देखेंगे इस प्रैक्टिस सेट से जो भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है वहाँ से निश्चित तौर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितनी भी योजनाएं हैं उसको अंडरलाइन करिएगा, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप कॉपी में नोट डाउन करके 1 से 2 बार रिवाइज जरूर करिएगा। बात करेंगे इंदिरा आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई, तो आपके ऑप्शन है 85, 86, 1980, 81, 1972, 73 या 1970, 71। आंसर कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब क्या है, फटाफट बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। योजना तो यह आपके ग्रामीण परिवेश का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इससे निश्चित तौर पर कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। इसलिए सारी योजनाओं को आपको ध्यान से कंठस्थ करके प्रैक्टिस से ही इसको बेहतर बना सकता है, इसका और भी कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। 1985 टू 1986 यह इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इंदिरा आवास योजना नाम याद रखिएगा 1985-86 में प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत। जी हाँ फ्रेंड, अस्थायी बंदोबस्त इसको तो आप वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत अस्थायी सुशासन का एक अपना ही अलग महत्व है। तो यहाँ से प्रश्न आना निश्चित तय है, कह सकते हैं कि क्योंकि जो आज सिलेबस है ग्रामीण परिवेश का उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किया गया है फ्रेंड। इसलिए आप सभी लोग निश्चित तौर से इस क्लास में जुड़िएगा। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि आप लेखपाल की क्रैश कोर्स के लिए आप जो है आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हैंड रिटन क्रैश कोर्स के नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप सारी डिटेल जो है ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारी संस्था द्वारा लेखपाल की विशेष तैयारी के लिए जो जितने दिन का लगभग 45 दिन का जो समय बना है उसी परिप्रेक्ष्य में एक परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से नोट तैयार किया गया फ्रेंड, जिसमें केवल सिलेक्टेड पॉइंट को डाला गया है जहां से परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो जो भी साथी इच्छुक हैं वो हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट करके नोट संबंधित सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड बात करते हैं अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसी काल में हुई थी। तो आंसर है आपके क्वेश्चन ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर भी आप सभी के आने प्रारंभ हो गए। जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड, लॉर्ड कॉर्नवालिस इज द राइट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 1773 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। एक जरीब की मानक लंबाई होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। एक जरीब की मानक लंबाई होती है, जरीब जो भूमि पैमाइश का एक मानक होता है। जी हाँ फ्रेंड, जरीब जो भूमि पैमाइश का एक मानक होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? 23 गज, 22 गज, 21 गज या 24 गज। बताइए फ्रेंड इसका सही जवाब क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे। एक जरीब की मानक लंबाई होती है, बहुत बढ़िया, 23 गज, 22 गज, 21 गज, 24 गज। बहुत बढ़िया फ्रेंड, आंसर आने लगभग प्रारंभ हो गए। बी, हाँ बी द बैड 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। एक जरीब की जो मानक लंबाई होती है फ्रेंड याद रखिएगा 22 गज होती है। 22 गज आपके दिमाग में सेव हो जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। एक लट्ठा, जी हाँ फ्रेंड यह भी भूमि पैमाइश से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए जो टॉपिक है मैं आपसे बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं यह चाहता हूँ कि आपकी जो तैयारी है वह एक बिल्कुल सही दिशा में चले। इसलिए मैं बार बार आपको बता देना ये जो भी प्रैक्टिस सेट आपका है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मतलब सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसलिए आप सभी लोग अपनी घड़ी में रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा। प्रतिदिन शाम के 7 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के प्लेटफॉर्म से ग्रामीण परिवेश की प्रैक्टिस के साथ आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। और जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लट्ठा कितने कड़ी के बराबर होती है? 5 कड़ी, 10 कड़ी, 15 कड़ी और 20 कड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आंसर फटाफट कमेंट करेंगे, जल्दी से बताइए। एक लट्ठा कितनी कड़ी के बराबर होता है? तो देखिए इस सारे जो आपकी भूमि पैमाइश है यहाँ से तो आपके 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन निश्चित तौर से पूछे जा सकते हैं। भूमि पैमाइश के जो आंकड़े हैं 1 से 2 नंबर के प्रश्न निश्चित तौर पे आएंगे। प्रश्न जिन प्रश्नों में आपको कन्फ्यूजन है उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड, पूछा जा रहा है एक लट्ठा कितने कड़ी के बराबर होता है? तो आपके आंसर आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेंड, विकल्प नंबर बी द राइट आंसर। एक लट्ठा 10 कड़ी के बराबर होता है, इसलिए विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड आपके कृषि टॉपिक से रिलेटेड है। जी हाँ, ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत
सिलेबस में कृषि को भी रखा गया है। तो कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, कंडुआ रोग किस फसल का रोग है? धान का, आलू का, अरहर का और गेहूं का। जो साथी हमारे गांव से बिलोंग करते होंगे वह तो निश्चित तौर पे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देंगे। जी हाँ, मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ विकल्प में आंसर सही आने प्रारंभ हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, कंडुआ रोग, बहुत अच्छा। हाल ही में अभी सभी साथियों ने इस फसल की बुआई की, कटाई की और दवाई की और सकुशल इस फसल की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण किया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, हिंट भी मैंने दे दिया है। जी हाँ, गेहूं इज द राइट आंसर। गेहूं इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कंडुआ रोग आपकी गेहूं फसल से संबंधित है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, इलाहाबादी सफ़ेदा। इलाहाबादी सफ़ेदा किस फल की प्रजाति है? आम, अमरूद, लीची या सेब? जी हाँ, मेरे जितने भी साथी इलाहाबादी साथी हैं वह निश्चित तौर पर इस प्रश्न से परिचित होंगे। उनको कुछ ना कहना पड़ेगा, उनके मैं कमेंट देख रहा हूँ, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ऑप्शन में एक तरफ से झड़ी लग गई है विकल्प नंबर बी की। जी हाँ, आप सभी के जवाब सही हैं। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इलाहाबादी सफ़ेदा अमरूद को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला? पीलीभीत, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। उत्तर प्रदेश से 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपको निश्चित तौर से देखने को मिलेंगे। तो यूपी स्पेशल को आप फ्रेंड निश्चित तौर से पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा और प्रैक्टिस सेशन भी इसका जरूर ज्वाइन करिएगा। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला आपसे पूछा जा रहा है। क्या पीलीभीत है, सोनभद्र है, लखीमपुर खीरी है या मिर्ज़ापुर है? आंसर कमेंट करेंगे फटाफट। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला, वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए विकल्प नंबर, जी हाँ आने सही शुरू हो गए जवाब। जी हाँ बिल्कुल फ्रेंड, सोनभद्र इज द राइट आंसर। सोनभद्र सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इस पर तो स्टार लगा के रखिएगा। वन प्राणी सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, 1 से 8 नवंबर, 1 से 7 सितंबर या 1 से 10 जुलाई? जी हाँ फ्रेंड, वन्य प्राणी सप्ताह, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के बारे में पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो प्रतिवर्ष 1 से 8 अक्टूबर, जी हाँ प्रतिवर्ष 1 से 8 अक्टूबर को फ्रेंड वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, भूलिएगा मत फ्रेंड। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रथम ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित की गई? जी हाँ फ्रेंड, इस पर तो बिल्कुल स्टार लगेगा, VI लगाइएगा फ्रेंड। जी हाँ, संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रथम ताप विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में कहाँ? ओबरा, परीक्षा, अनपरा या सिंगरौली? 4 अलग अलग जगह के नाम आपके दिए गए हैं विकल्प में। आंसर कमेंट करिएगा कि उत्तर प्रदेश में प्रथम ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे। कमेंट सेक्शन में सभी साथी फटाफट आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। जी हाँ फ्रेंड, उसी क्षेत्र में है जो है कोयले के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कोयले के लिए जो स्थान विश्व प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश का सिंगरौली, उसी पे प्रथम विद्युत तापगृह भी स्थापित किया गया था। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। डी द राइट आंसर। डी प्रश्न कमेंट वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। बहुत बढ़िया फ्रेंड। क्वेश्चन है माटा तिलाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। माटा तिलाबाद परियोजना किस नदी पर स्थापित है? सोन नदी, गंगा नदी, यमुना नदी और बेतवा नदी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। माटा तिलाबाद को रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में कन्फ्यूजन के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध, इसी का नाम है माटा तिलाबाद या रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना। यह फ्रेंड किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या बेतवा नदी? आंसर आने प्रारंभ हो चुके सभी साथियों के। बिल्कुल बहुत बढ़िया फ्रेंड। विकल्प नंबर डी द राइट आंसर। बेतवा नदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ फ्रेंड, विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी मिट्टी हल्के रंग वाली छिद्रयुक्त महीन तथा महीन कणों वाली होती है? जय फ्रेंड, पूछा जा रहा है कौन सी मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त तथा महीन कणों वाली होती है? बांगर, खादर, करेल या इनमें से कोई नहीं? आंसर कमेंट करेंगे फ्रेंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? कौन सी मिट्टी हल्के रंग वाली, छिद्रयुक्त, महीन कणों वाली होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। मिट्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस सभी टॉपिक को रिवीजन करिएगा फ्रेंड।
जी हाँ, बहुत आंसर कमेंट करिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंड, बहुत बढ़िया। खादर जो मिट्टी होती है फ्रेंड, वह रंग में हल्की तथा छिद्रयुक्त वाली मिट्टी होती है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ेंगे आगे फ्रेंड। गंगा नदी की कुल लंबाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस सेशन का सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी होती है? 2500, 2525, 2400 या 2600। आई होप आप सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही होंगे। गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है, ये आप सभी लोग पहले से ही, बहुत पहले से आपको पढ़ा गया है, काफ़ी बार आपका रिवीजन किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल 2525 किमी है गंगा नदी की लंबाई, और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। जी हाँ फ्रेंड, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यदि भारतीय सीमा की देखी जाए तो दूसरी सबसे लंबी नदी है, सॉरी दूसरी नहीं, पहली सबसे लंबी नदी है, क्योंकि क्या है, जो ब्रह्मपुत्र है और सिंधु है वह भारत के बाहर प्रवेश करती है, तो भारत में बहने वाली ये सबसे लंबी नदी है। जी हाँ, 2525 किमी इज द राइट आंसर। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अगला है, जो उत्तर प्रदेश के जनगणना से रिलेटेड है। जी हाँ फ्रेंड, जनगणना से रिलेटेड है, इस पर मैं लगाऊंगा स्टार कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 77.3, 57.2, 67.7 या 72.8, सॉरी 72. पता है फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर इसमें मैं स्टार लगाया है। जिन साथियों को इसके जवाब पता है वह फटाफट आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे, और जिनको इसके जवाब नहीं पता हैं वह जल्दी से पेपर पेन को उठाएंगे और इस क्वेश्चन को अपने टेक्स्ट बुक में नोट डाउन कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका जो सही जवाब है वह बिल्कुल 67.7%। जी हाँ फ्रेंड, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जो साक्षरता दर है वह 67.7% है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त है? जी हाँ फ्रेंड, कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के तौर पर जाने जाते हैं? विश्वंबर दयाल, संजय सिंह, ओबी पांडे या ज्ञानेंद्र कुमार? आंसर कमेंट करिएगा फ्रेंड। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करेंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया फ्रेंड, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही हैं। विश्वंबर दयाल इज द राइट आंसर। विश्वंबर दयाल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड जनजाति से रिलेटेड है, उल्ट हवा। जी हाँ फ्रेंड, उल्ट हवा जनजाति किसकी उपजाति है? पटारू की, चेरो की, थारू की या वैगा की? आंसर कमेंट करेगा फ्रेंड। उल्टवा जनजाति किसकी उपजनजाति के तौर पर जानी जाती है? पटारी की, चेरो की, थारू की, बैगा की? बहुत बढ़िया, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं सभी साथियों के। जी हाँ फ्रेंड, सभी साथी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर अपने आंसर जरूर टाइप करेंगे, और वीडियो के समाप्त होने पर अपने अपने स्कोर भी जरूर कमेंट करिएगा। देखिएगा किस कंडीशन, किस जगह में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसको कौन से क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, उस पोर्शन पे जाकर मेहनत करिएगा, और निश्चित तौर पर आपकी बार एक सीट हमार का जो हमारा स्लोगन है इसको हरितार करिएगा, इसको पूरे करने का प्रयास करिएगा। उल्टवा जो जनजाति है फ्रेंड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जी हाँ, थारू जनजाति की उप जनजाति के तौर पर जानी जाती है। विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए पुनः भूमि पैमाइश का क्वेश्चन आ गया है कि जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? 18 मीटर, 19 मीटर, 20 मीटर और 22 मीटर? चलिए तो आंसर कमेंट करिएगा। भूमि पैमाइश से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? बहुत बढ़िया फ्रेंड, जरीब की जो कुल लंबाई होती है लगभग 20 मीटर होती है। जी हाँ फ्रेंड, लगभग 20 मीटर होती है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। जैन विद्या शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? जैन विद्या शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है? अयोध्या में, वाराणसी में, लखनऊ में, कानपुर में? जैन विद्या शोध संस्थान, आंसर कमेंट करिए फ्रेंड, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएंगे कि जैन विद्या शोध संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बहुत बढ़िया फ्रेंड, आंसर आने प्रारंभ हो चुके हैं। तो जैन विद्या जो शोध संस्थान फ्रेंड लखनऊ में है, याद रखिएगा। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, और जिन्होंने विकल्प नंबर सी कमेंट किया सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। आगे फ्रेंड, इस प्रकार के प्रश्न आपको आगामी परीक्षा में निश्चित तौर पर देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों का प्रैक्टिस आप निश्चित तौर पर करिएगा। देखिए कुछ महोत्सव हैं, उनके स्थान सामने दिए गए हैं, इनमें एक असत्य है, उसी का चयन को करना है। प्रयाग महोत्सव प्रयागराज, कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर, सरधना महोत्सव मेरठ और कजली महोत्सव आगरा। बताइए फ्रेंड, इसमें कौन सा जोड़ा असुमेलित है या गलत है? उसी का चयन करके आपको आंसर कमेंट करना है। सबसे पहले देखिए, प्रयागराज महोत्सव प्रयागराज बिल्कुल सही है, कजरी महोत्सव मिर्ज़ापुर बिल्कुल सही है, सरधना महोत्सव मेरठ बिल्कुल सही है, और यहाँ पर देखिए कजरी महोत्सव ये आगरा नहीं है, इसलिए यही यहाँ पर असत्य है और हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश चूना पत्थर के भंडारण में
देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है फ्रेंड? जल्दी से बताइएगा। ये संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड। मैं पुनः आपसे बता दूंगा कि यूपी स्पेशल को आप निश्चित तौर से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा है फ्रेंड। तो याद रखिएगा कि चूना पत्थर के भंडारण में प्रदेश का स्थान आप दूसरा याद रखेंगे। जी हाँ फ्रेंड, चूना पत्थर के भंडारण में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है फ्रेंड वो दूसरा है, इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? 20, 21, 22 या 24? जल्दी बताएंगे फ्रेंड। उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की जो सड़क राज्य परिवहन है उसको कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 20, 21, 22 या 24? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। आई होप सभी साथी इसका बिल्कुल सही जवाब देंगे। जी हाँ, बहुत बढ़िया। 21 सशस्त्र क्षेत्रों में बांटा गया फ्रेंड। सड़क परिवहन को 21 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बांटा गया है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड आज के अपने सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ कि उत्तर प्रदेश राज्य में पहली रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? मथुरा आगरा, झांसी बांदा, गोरखपुर गोंडा और प्रयागराज कानपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859, जी हाँ फ्रेंड, 1859 ईस्वी में। भारत के संदर्भ में भारत अगर पूछा जाए तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, लेकिन कंफ्यूज मत होना, आपसे पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो उत्तर प्रदेश में राज्य में पहली रेलगाड़ी 1859 ईस्वी में प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी, इसलिए विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। ये था आज का आपका प्रैक्टिस। आई होप आप सभी ने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए होंगे। अपने आंसर, अपने जितना भी स्कोर आपने किया है उसको वीडियो के अंत में जरूर कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय। जुड़े रहिए ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ।